ऑफेंसिव मेज एकेडमी में सब लोग एक बात पर अग्री करते हैं कि यहाँ पर हीलिंग मैजिक के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन हमारा हीरो कुछ और ही सोचता है। इसका नाम विल है और ये यहाँ का सबसे बेस्ट हीलर है। लेकिन हीलर होने के बावजूद वो इस एकेडमी में एनरोल करता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये सोचते कि ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। और तो और एक टीचर होता है जो पर्पसली उसे हराने की कोशिश करता है कि ये खुद ही यहाँ से भाग जाए। वो टीचर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, जिसमें जैसे ही फाइट शुरू होती है टीचर अर्थ मैजिक का यूज करता है विल को ट्रैप करने के लिए। लेकिन विल बहुत ही आसानी से सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और उसके साथ साथ हीलिंग मैजिक से अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन टीचर उसे ऑलमोस्ट एक अर्थ ट्रैप में पकड़ लेता है, लेकिन विल डॉज करता है और अपने डैगर से उस पर अटैक करता है। लेकिन टीचर अपने चारों तरफ एक बहुत ही हार्ड शेल बना लेता है, वो भी अर्थ मैजिक से। अब टीचर ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि विल मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस दुनिया में मेजेस के पास एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। वो अपनी बॉडी पर लिमिटर्स लगाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी उसकी असली पावर को हैंडल नहीं कर सकती। उन्हें पावर बहुत मिलती है लेकिन उससे उनका शरीर टूट जाता है। लेकिन विल के लिए दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो एक कमाल का हीलर है। इसीलिए वो लिमिटर हटाता है और सीधा उस टीचर के मुंह पर एक मुक्का मारता है। उस टीचर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो डॉज कर सके या फिर डिफ्लेक्ट कर सके और वो वहीं जमीन में गड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो इस अकेडमी में आया है? क्योंकि लास्ट लाइफ में सब लोग यूजलेस थे। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी जॉब पर अगर तुम ढंग से काम करोगे तो तुम्हें तारीफ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ना तो इस स्टोरी में होता है ना ही असली लाइफ में होता है। उसका सीनियर जो उसकी टीम में होता है वो खुद उसे मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो वन ऑफ द काइंड था। वो ऐसी इंजरीज को हील कर सकता था जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। कोई भी सोल्जर आता था, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विल उससे हील करता था, रीजनरेट करता था। इस टाइम पर विल उस सोल्जर्स के साथ काम कर रहा है जो फ्रंट लाइन पर आखिरी टीम बची थी। वो पूरी कोशिश कर रहे थे, हर रोज लड़ रहे थे उन डिमोनिक सोल्जर्स को पीछे भेजने में, हराने में। लेकिन वो बार बार इंजर्ड होकर आते थे, विल बार बार उन्हें ठीक कर देता था और वो थक चुके थे कि हमें बार बार वहां पर जाकर लड़ना पड़ रहा है और इंजर्ड होना पड़ रहा है। लेकिन उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो इन डीमंस को हरा सके और वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो एक ही बार में मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो बार बार यहाँ पर आए, विल उन्हें ठीक करे और फिर वो दोबारा से लड़ने के लिए वहां पर जाए, फिर से दोबारा वही हॉरर देखे। और इसी वजह से उसका कैप्टन ही उसे मार देता है और कहता है कि तुम कभी नहीं समझ सकते कि हम ऑफेंसिव मेजेस क्या क्या बर्दाश्त करते हैं, फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ने का मतलब क्या होता है, वहां पर कितनी दरिंदगी होती है। और इवेंचुअली वो सारी की सारी टीम उस पोस्ट को अबैंडन कर देती है और सारे डीमंस अंदर आ जाते हैं और विल अपनी आंखों से देखता है सबको अपने सामने मरते हुए। और अपनी आखिरी कुछ टाइम में वो उस हॉरिफिक मॉन्स्टर को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ऑफेंसिव मेजेस क्या क्या चीजें बर्दाश्त करते थे। और उस टाइम पर उसे लगता है कि उसका बिगेस्ट गिफ्ट जो वो मानता था वो असल में उतना भी कमाल का नहीं था। अगर उसके पास ऑफेंसिव मैजिक होता है, वो बैटलफील्ड पर लड़ पाता तो वो इंश्योर कर पाता कि उसका कोई भी टीममेट मारा ना जाए। और इसी गुस्से में आकर विल एक पत्थर उठाता है और उस ड्रैगन से लड़ने के लिए भाग जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक पिद्दी सा इंसान था जिसके पास कोई भी अटैक मैजिक नहीं था और ड्रैगन उसे मार देता है। लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं और अब वो पास्ट में वापस आ चुका है। वो 5 साल पहले उठता है, उस मोमेंट से पहले जहां पर उसे अवार्ड मिला था वर्ल्ड बेस्ट हीलर का, जिसे बाद में जाकर वो रिग्रेट करता है। और अपनी पास्ट मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऑफेंसिव मेज एकेडमी में जाएगा। और उसकी फर्स्ट चॉइस होती है शॉर्ट्स एकेडमी, जिसने आज तक के बेस्ट ऑफेंसिव मेज प्रोड्यूस किए हैं। और ये एकेडमी सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट आर्ट्स ही सिखाती है। लेकिन विल को ये भी पता है कि इस दुनिया में हीलिंग मैजिक और ऑफेंसिव मैजिक एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए यंग मेजेस को एक प्रोफेशन चुनना पड़ता है, या तो ऑफेंसिव मेज हो सकते हैं या फिर एक हीलर। लेकिन विल डिसाइड करता है कि वो इस अनस्पोकन रूल को तोड़ देगा और वो अचीव करेगा जो वो अपनी पास्ट लाइफ में नहीं कर पाया था। अब उसके पास अपनी पास्ट नॉलेज भी, और इससे वो ऐसा मैजिक क्रिएट करना चाहता है जहां पर वो हील भी कर सके और अटैक भी कर सके। और पहला स्टेप होगा शॉर्ट्स एकेडमी में एडमिशन लेना। वहां पर ऐसे ऐसे करिकुलम्स हैं जो कि किसी भी नॉर्मल मेज को एक फर्स्ट क्लास ऑफेंसिव मेज बना सकते हैं। और उसकी पास्ट लाइफ की सबसे पावरफुल मेज भी उसी एकेडमी से आई थी। लेकिन एक दिक्कत है कि विल एक हीलर है और उसे वहां पर एडमिशन मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले।
और यूजुअली नोबल्स बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने बिगड़ैल बच्चों को वहां पर भेजने के लिए, लेकिन विल के पास अभी पैसे ही नहीं है। और अगर वो लोगों को हील करता और पैसे कमाता तब भी वो एडमिशन से पहले इतने पैसे तो नहीं कमा पाएगा। और जब वो ये सोच रहा था तभी उसकी बहन वहां पर आती और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता और उसकी आंखों से पानी आ जाता। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारे पेट में या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा जिसकी वजह से तुम इतने रो रहे हो। लेकिन विल बहाना बनाता और कहता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया था। और वो देखता है कि उसकी बहन जिंदा है, अनलाइक उसकी प्रीवियस लाइफ की तरह। और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो उसे जरूर बचाएगा, यहाँ पर वो ट्रेजेडी नहीं होने देगा जो पिछली लाइफ में हुई थी। और सिर्फ इसे ही नहीं, वो हर किसी को बचाएगा जिसे वो पिछली लाइफ में नहीं बचा पाया था। और इसी के साथ उसे आइडिया आता है कि उसे श्वार्ट्ज एकेडमी में कैसे एडमिशन लेना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस दुनिया में मैजिक एकेडमी फेडरेशन नाम की भी एक चीज है, जिसके चेयरमैन वही इंसान है जो कि श्वार्ट्ज एकेडमी के प्रिंसिपल है। लेकिन इन्होंने रिसेंटली फेडरेशन पर ध्यान देना बंद कर दिया था, और उसका रीजन बाद में क्लियर होता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर मरी बहुत ज्यादा बीमार होती है। और इस आदमी का नाम है एरलम गोल्ड्रैन। उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर से प्रॉमिस किया था कि वो एक ऐसे मजिशियन को ढूंढेंगे, ऐसे हीलर को ढूंढेंगे जो उसकी मिजरी से उसे आजाद कर सके, उसे ठीक कर सके। लेकिन उसकी पास्ट लाइफ में उनकी ग्रैंड डॉटर मर जाती है क्योंकि वो एक अच्छे हीलर को ढूंढ नहीं पाते हैं। और इसी वजह से अब विल सीधा उसके रूम में ही जाता है। वो मैजिक एकेडमी फेडरेशन की ग्रैंड डॉटर के रूम में जाता है और बहुत ही कन्वीनियंटली उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि विल कौन है, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस हीलर है। और इसीलिए चेयरमैन कहते हैं कि तुम जैसे इंसान को ऐसे स्नीक इन करने की क्या जरूरत है। और विल भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है और मनी मन सोचता है कि अगर मेरे पास पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होते तो मैं ये कभी ट्राई नहीं करता। लेकिन विल कहता है कि फॉर्मेलिटी एक ऐसी चीज है जो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे अभी के अभी शुरू करना होगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसा हीलर हूँ जो इन्हें ठीक कर सकता है। लेकिन ओल्ड मैन को पता था कि कुछ भी फ्री नहीं आता, और वो चाहते थे कि विल पहले ही क्लियर कर दे कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन विल कहता कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हम नेगोशिएशन बाद में कर सकते हैं, अभी इसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इवेंचुअली वो उसे परमिशन दे देते हैं। विल साइड में बैठता है, अपनी तैयारी करता है उसे हील करने के लिए, लेकिन उसकी नजर पड़ती है उसके ग्रैंडफादर पर, मतलब फेडरेशन के चेयरमैन पर। और वो बहुत इंटेंसली उसे देख रहे थे कि अगर एक भी गलत कदम और तू भी मरेगा। तो विल एक लंबी सांस लेता है और तैयारी करता है कि वो कोई भी गलती ना करे। उसका हाथ पकड़ता है और हीलिंग स्पेल्स को शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि उसका मैना पूल उसकी पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी उम्र कम है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उसे वो सारे के सारे स्पेल याद है जिससे उसे हील करना है। और थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने उस प्रिंस को देखती है जिसने उसकी जान बचाई थी। और इतने हैंडसम प्रिंस को देखकर वो शर्मा जाती है, साइड में रोल करती है, और तब वो अपने ग्रैंडफादर को देखती है। और इस टाइम पर भी चेयरमैन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ग्रैंड डॉटर कोमा से बाहर आ गई है। इस पॉइंट से जहां पर उसे कोई हील नहीं कर पा रहा था, वहां पर विल ने कुछ ही सेकंड्स में कर दिया। मरी भी वहां पर कंफर्म करती है कि हाँ वो वापस आ चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि इतना अच्छा मुझे सालों में महसूस नहीं हुआ है। और चेयरमैन भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो दिक्कत, जो टेंशन उनके सर पर थी, अब वो खत्म हो चुकी है। फाइनली थोड़ी देर बाद वो दोनों आमने सामने बैठते हैं और अब वो पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन विल कहता है कि मैं कोई भी अननेसेसरी डिमांड्स नहीं रखूंगा, मैं बस वही चाहता हूँ जो आपकी विद इन पावर्स है, जो आप कर सकते हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो कहता है कि ये वेल नोन नॉलेज है कि मेरे से ज्यादा अच्छा हीलर दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़कर एक नया वेंचर आउट करना चाहता हूँ, मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ। इसीलिए वो श्वार्ट्ज एकेडमी में एनरोल करना चाहता है। और चेयरमैन के लिए भी बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि उन्हें ये अलग लग रहा था, क्योंकि विल का नेचुरल टैलेंट है हीलिंग, और उसे छोड़कर एक नए एप्टीट्यूड के लिए जाना चाहता है। लेकिन अब जब ओल्ड मैन ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था, तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते रहो, कहते कि ठीक है तुम उस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। और इसी टाइम पर जब विल की एप्लीकेशन उस एकेडमी में जाती है, वहां पर एक टीचर बहुत ही मेनेसिंगली उसे देख रहा था और सोचता है कि इसकी भी अलग ही हिम्मत है, एक हीलिंग मेज होकर ये यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है। इवेंचुअली वो एडमिशन ले लेता है और एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आता है। वहां पर प्रिंसिपल सामने खड़े थे और अपने स्कूल की तारीफ करते कि हमारे यहाँ से आज तक के बेस्ट मेजेस निकले हैं। वो बताते हैं कि एक फुली रेजिडेंशियल स्कूल है जो स्पेशलाइज करता है ऑफेंसिव मैजिक में, जिसका खुद का एक बहुत ही यूनिक सिलेबस होता है। और इसका इतना बड़ा कैंपस है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी हैं।
और चीजें और भी बढ़िया हो जाती है रिसर्च फैसिलिटी उसके साथ साथ एक मैसिव लाइब्रेरी के साथ, जिससे ये एकेडमी और भी ज्यादा स्टैंड आउट करती है। और जो यहाँ से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे वो अब भी एक्टिव है, कोई फील्ड पर है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है या कोई बच्चों को सिखाता है, लेकिन वो आज भी बहुत ज्यादा कामयाब हैं और उन्हीं की वजह से इस एकेडमी को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। और अगर इसे समराइज करना हो तो ऐसी कोई एकेडमी नहीं है जो इससे कंपेरेबल भी हो। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारा हीरो विल बस एक हीलर है जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके आने वाले रास्ते में कांटे ही कांटे होंगे, लेकिन विल भी वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है क्योंकि उसे वो ऑफेंसिव मेज बनना है जो अपनी पास्ट लाइफ में नहीं बन पाया था। लेकिन रियलिटी आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। जैसे वो पहली क्लास में जाता है उसे टास्क मिलता है कि उसे एक ऑफेंसिव स्पेल क्रिएट करना है और उससे सामने खड़े डमी को मारना है। लेकिन विल ने ना तो कभी ऑफेंसिव मैजिक यूज किया था, ना ही उसे पता है कि एक बेसिक स्पेल भी कैसे करते हैं। इसलिए वो वहां पर खड़ा होकर कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो किसी तरीके से फायर स्पेल को एक्टिवेट तो कर लेता लेकिन वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। और ऐसा नहीं था ये पहली बार हुआ है, और तो और सिचुएशन को और ज्यादा बुरी बनाने के लिए उसका टीचर उससे नफरत करता है और तो और एक घटिया इंसान भी है जो विल की वीकनेस को यूज करता है एक लेवरेज की तरह उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए। और उसे कहते हैं कि वो रेगुलर क्लासेस को तभी ज्वाइन कर सकता है जब वो ये बेसिक चीज करना सीख लेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करता उसे इसी ट्रेनिंग ग्राउंड में रहना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। विल अपने टीचर को कहता है कि एटलीस्ट आप मुझे बताइए तो सही कि ये करना कैसे, वरना मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये पहले से ही क्लियर हो गया था कि वो इसे पसंद नहीं करते और वो कहते हैं कि तुम जैसे हीलर को एक ऑफेंसिव स्पेल सिखाना मेरे टाइम का सही यूज नहीं होगा, तो तुम्हें ये खुद ही सीखना होगा। और तो सिचुएशन को और ज्यादा खराब बनाने के लिए कोई पीछे से उस पर फायर स्पेल से ही अटैक करता है। और ये एक और नोबल है अमीर लड़का जिसे उसके बाप ने यहाँ पर भेजा है और वो भी विल से नफरत करता है। इसका नाम है ओपस और वो एकेडमी के उससे स्टेटस के बारे में याद दिलाते कि एक ऑफेंसिव मेज की एकेडमी है, तुम जैसे हीलर यहाँ से दफा हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने पहली बार किसी नॉवल में ये देखा है कि एक टीचर और स्टूडेंट मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं और वो विल के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कुत्ता हो या फिर सबसे घटिया ट्रैश इंसान हो। और विल अभी भी वहां पर बैठा था और रात हो चुकी थी। अभी तक उसके जो भी एफर्ट्स थे ऑफेंसिव मैजिक सीखने के वो सब धरे के धरे रह गए थे, क्योंकि ना तो टीचर उसे सिखा रहा था, ना कोई स्टूडेंट उसे सिखा रहा था, ना ही उसे लाइब्रेरी का एक्सेस था। अब विल को ये तो पता ही था कि पहले से कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफेंसिव मेज और हीलर दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को अलग तरीके से यूज करते हैं। हालांकि दोनों के स्पेल यूज करने का मेन सोर्स मैना होता है, जिसे हर एक मेज अलग अलग तरीके से यूज करता है। मैना एक इंसान की या फिर एक मैजिशियन की विल के हिसाब से मूव करता है। उसी मैना को एक्सप्लोजन या फिर फायर पावर की तरह यूज करना तुम्हें ऑफेंसिव मैजिक देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीलर्स एक अलग टाइप का मैना पोजेस करते हैं जिसका नाम होता है काम मैना। लेकिन तभी वहां पर शोर्स एकेडमी का असली रोल सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर वो स्पेल से या फिर क्राफ्ट से ऑफेंसिव मैजिक सीख सकता था, लेकिन अब सीखेगा कैसे। अब ये क्लियर होता है जो ऑफेंसिव मेज होते हैं वो डायनामिक मैना का यूज करते हैं और जो हीलर होते हैं वो स्टैटिक मैना का। और इस टाइम पर विल के पास स्टैटिक मैना है, तो यहाँ पर इसीलिए आया था कि यहाँ पर कोई तो तरीका होगा जिससे वो अपने स्टैटिक मैना को डायनामिक मैना में बदल सके, क्योंकि ना तो स्टूडेंट उसका साथ दे रहे हैं ना ही टीचर। लेकिन अभी वो गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि इस एकेडमी में अभी भी एक ऐसी इंसान है जो उसकी हेल्प कर सकती है, जो उसकी पास्ट लाइफ में भी हेल्प करती थी। सिर्फ उस एक इंसान की वजह से शायद उसकी एक चॉइस की उसे यहाँ पर आना है वो कामयाब हो सकती है। और वो ब्लाइंडली यहाँ वहाँ घूम कर कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो फेमिलियर आवाज थी, और ये और कोई नहीं बल्कि बहुत ही ब्यूटीफुल वेरोनिका थी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव मेज जो उसकी पास्ट लाइफ में भी थी और इस लाइफ में भी थी। और इन द एंड उसे पास्ट लाइफ में उसे गंवाना पड़ा था, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। उसे ये भी एक रिग्रेट था। लेकिन इससे पहले वो कुछ बात कर पाते वो अपनी तलवार निकालती है, और ये एक ऐसी तलवार है जो किसी को भी बीच में से काट सकती है। और अब वो अपनी तलवार निकाल कर खड़ी है, ये एग्जैक्टली प्लेजेंट चीज तो नहीं है। अब बाद में रिवील होता है वो वहां पर एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रही है जो बहुत ही ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा था। वो पूछते क्या तुम वो हो, लेकिन विल मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो उसकी बात मान जाती है और थोड़ी शांत होती है। और उसके बाद विल उससे पूछता है क्या तुम वेरोनिका हो, और ये सुनकर वो थोड़ी डिसअपॉइंट होती है कि वहाँ के स्टूडेंट
टीचर को नाम से बुलाते हैं। वो हैरान हो जाता है कि उसे पता था कि वेरोनिका उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी है। और फिर वो बताती है कि नहीं, मैंने कुछ क्लासेस स्किप कर ली थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट था। और विल इस चीज को सुनकर हैरान नहीं होता क्योंकि सच में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड, उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस सब कुछ कमाल का था। विल इस चीज में इंटरेस्ट दिखाता और कहता है क्या मैं तुम्हारी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो आउटराइट मना कर देती है। और वो कहते हैं कि मेरी अभी भी कोई क्लास इनिशिएट नहीं हुई है, मैं बस यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आई हूँ। मैं सबको हेल्प करूंगी, क्वेश्चंस के आंसर करूंगी और जो भी स्ट्रेस रिलेटेड काम होगा उसे कम करूंगी। लेकिन वो सरप्राइज इसलिए थी कि कोई भी स्टूडेंट उसके पास नहीं आता था, कोई सवाल नहीं पूछता था। और विल ये सुनकर हैरान नहीं था क्योंकि ये हर बात पर अपनी तलवार निकाल लेती है, तो सब लोग डर कर इससे दूर ही भागेंगे, ऊपर से इतनी टैलेंटेड है। और अब विल के दिमाग में आता है कि ये उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसे कोई क्लासेस ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इससे सवाल पूछ सकता है। और तो और शायद वो इसे मैनिपुलेट कर सके एक प्राइवेट ट्यूटर की तरह। और अब उसे पता था कि कोई भी सवाल पूछना और उसका जवाब देना वेरोनिका की ड्यूटी थी, इसीलिए उससे पूछता है कि मुझे कैसे शुरू करना चाहिए। मैं एक हीलर हूँ लेकिन मुझे ऑफेंसिव मैजिक सीखना है। और उसके ये वर्ड सुनते ही उसे रियलाइज हो जाता है कि विल कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो वही नोटोरियस स्टूडेंट है जो कि एक हीलर है, लेकिन उसने एक ऑफेंसिव मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया है और वो उसके बारे में बहुत बार सुन चुकी थी। और तो और वेरोनिका ने उसका अजीब सा मैना फ्लो पहले ही डिटेक्ट कर लिया था और एडमिट करते कि आज तक उसने किसी भी हीलर को यहाँ पर नहीं देखा था। लेकिन विल कहता है कि मुझे पता है कि इस एकेडमी में एक ऐसी टेक्निक है जिससे डायनेमिक मैना को कल्टीवेट किया जा सकता है और उसे यकीन है कि ये चीज उसकी हेल्प जरूर करेगी। और वेरोनिका इस चीज को कंफर्म करती है और कहती है कि हाँ, ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। और विल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि वो चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी। और इसके बाद विल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्टैटिक मैना है और अगर तुम डायनेमिक मैना सीख लेते हो तब भी वो मैना जाकर वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम्हारी बॉडी में पहले से है, मतलब शांत, फ्लोइंग, हीलिंग मैजिक। और अगर तुम कोई और टेक्निक यूज भी करते हो तब भी उन दोनों अलग अलग मैना को मिक्स करना और उसके बाद कोई भी ऑफेंसिव मैजिक यूज कर पाना, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ हो पाएगा। और अब विल को अपना फ्यूचर डार्क दिख रहा था क्योंकि वो लाइफ में पीछे आया, उसके साथ साथ उसने अकेडमी चेंज की, सब कुछ किया बस ये जानने के लिए कि वो कभी भी ऑफेंसिव मैजिक सीख नहीं पाएगा। अब विल सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो पीछे हटने का बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। चाहे उसे अपने टाइम का आइंस्टाइन क्यों ना बनना पड़े, लेकिन वो एक ऐसा मेथड डिस्कवर कर लेगा जिससे वो ऑफेंसिव मैजिक यूज कर सके। अब वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वेरोनिका उसे रोकती है और कहती है कि मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऑफेंसिव मैजिक का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम ऑफेंसिव मेज बन सकते हो। और विल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों सेम चीज नहीं होंगी। और वेरोनिका उसे समझाती है कि ये देखो मेरी तलवार, ये सिर्फ मारने के लिए ही बनी है। उसके बाद वो बेंच दिखाती है कि बैठने के लिए बनी है, लेकिन विल को समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वेरोनिका उस टेबल को उठाती है। एक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पतले पतले हाथ, और बेंच को ऐसे उठा लिया और कहती है कि ये बेंच बैठने के लिए बना है, लेकिन अगर मैं इसे उठाकर तुम्हें मारना शुरू करूं तो ये एक वेपन की तरह ही काउंट होगा। और वेरोनिका का पॉइंट ये है कि एक चीज अगर एक काम के लिए बनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। अपने पॉइंट को और ज्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए उसके पास आती, उसके गाल को हाथ लगाती, इससे वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन उसके बाद अपनी एक फिंगर से उसे फ्लिक करती है और कहती है कि सॉरी, मैंने ज्यादा जोर से मार दिया, लेकिन मैंने अपने हाथ को दो काम करने के लिए यूज किया, एक तुम्हें ठीक करने के लिए और एक तुम्हें मारने के लिए। ऐसे ही तुम अपने मैजिक को हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और ऑफेंसिव अटैक के लिए भी। और विल एडमिट करता है कि उसने इस बारे में या इस तरीके से कभी नहीं सोचा था। अब दोनों के दोनों मेजेस यानी ऑफेंसिव मेज और हीलर मेज के बीच में इतने ज्यादा डिफरेंस इसलिए हैं क्योंकि उनका मैना ही बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। लेकिन वेरोनिका उसे कहती है कि मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि तुम्हारा मैना एक टिपिकल हीलर जैसा नहीं है, उसमें कुछ तो अलग है। और तब विल सोचता है कि शायद ये हो सकता है रिग्रेशन की वजह से वो टाइम में वापस आया और शायद उसे एक अलग टाइप का मैना मिला जो आज तक किसी के पास नहीं था। और इसके बाद वेरोनिका अपनी तलवार निकालती, उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि अपनी पावर के लिए अवेयर बनो, उसे इग्नाइट करो। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, तुम सबसे स्ट्रांग बन जाओगे और किसी को भी हरा पाओगे। अगला दिन आता और उस टाइम पर भी विल उसी सारी चीजों के बारे में सोच रहा जो कल रात को उसने अपने टीचर से बात की थी। लेकिन उसे एक बात बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है कि उसकी टीचर के मन में कुछ भी अगेंस्ट नहीं था हीलर्स को लेकर, और वो इतनी कमाल की थी कि वो एक थ्योरी के साथ ऑन द स्पॉट आ सकी। फिर उसे लगता है कि कहीं वो भी ऐसा तो यूज नहीं करेगी, लेकिन इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसका मीन टीचर उसे इंटरप्ट करता
देता और कहता है कि ओए हीलर सुन, आज की क्लास में तुम भी पार्टिसिपेट कर पाओगे क्योंकि आज एक कॉम्बैट क्लास है, सबके आपस में मैच होंगे, सब एक दूसरे से एक डुअल करेंगे जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना स्ट्रांग है। तुम उसमें ऑफेंसिव मैजिक कैसे यूज करोगे वो तुम्हारी दिक्कत है। और तो इस घटिया टीचर ने पेयरिंग स्वीप बहुत ही कमाल के तरीके से चूज की है। इसने इसकी फाइट चूज की है ओपस के साथ, वही गोल्डन हेयर वाला लड़का जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ैल है और जो पहले उस पर अटैक कर रहा था। अब विल इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं था क्योंकि उसे पता था कि ओपस एक ऐसी मैजिकल एकेडमी से आता है जो कि बहुत ज्यादा रेनाउंड और फेमस थी, और तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से, उसके बाद सारी बैकिंग्स है, पैसा है और पावर भी है। लेकिन दिक्कत ये सारी चीजें नहीं थी, इसके बावजूद भी वो एक बहुत ही पावरफुल ऑफेंस मेज है। अब ओपस वहां पर बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करता है और कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है क्या, तू हार जाएगा, क्या हुआ हारने के बाद रोते हुए मम्मी के पास जाएगा। और विल इस टाइम पर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो गुस्से में आकर कुछ बोल ना दे या फिर कुछ कर ना दे। हालांकि ये बात सच है कि विल फ्यूचर से आया है, उसे बहुत कुछ पता है, वो बहुत ही नॉलेजेबल है, वो बहुत ही फेमस भी बन सकता है, लेकिन तब भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ वो वेरोनिका की थ्योरी को भी टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए वो इस फाइट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। प्रोफेसर उसे ये भी कहता है कि तू छोड़कर भाग सकता है, लेकिन विल कहता है कि मैं छोड़कर नहीं भागूंगा, उसके बदले में मेरे पास एक प्रपोजल है। अब ये बात सच है कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है ऑफेंसिव मैजिक के लिए, तो मैं सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और सबके टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। और वो सब कुछ दांव पर लगा देता है और वो कहता है कि अगर मैं ये मैच हारता हूँ तो मैं शॉर्ट्स एकेडमी को छोड़कर खुद ब खुद चला जाऊंगा। और प्रोफेसर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन विल कहता है कि फ्लिप साइड ये है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर पाऊंगा। ये एक बहुत ही एरोगेंट प्रपोजल था, लेकिन ओपस इतना ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो बस जीत ही गया और अब ये एकेडमी से बाहर जाएगा, और वो इस चैलेंज के लिए हाँ कह देता है। अब टीचर भी इन शर्तों को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद मैच को शुरू कर देता है और तभी के तभी ओपस अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और वो बहुत सारे छोटे छोटे नाइफ को वहां पर क्रिएट कर देता है और यही उसके मैजिक का स्पेशल नाम है, नाइफ क्रिएटिंग मैजिक। और उन सारे डैगर्स को सीधा विल की तरफ भेजता और कहता है कि तुम जैसा घटिया हीलर इसे ब्लॉक कर ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन विल बिल्कुल भी घबराता नहीं और वो वहां पर बिल्कुल शांत खड़ा था। वो अपना एक स्पेल एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो स्पेल पूरा होता है वो उसके सारे डैगर्स की स्पीड को मैच कर पाता है और हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। ये एक टेक्निक है जिसे लाइफ मैनिपुलेशन कहते हैं। इसमें वो हर एक लिविंग क्रीचर के प्योर एसेंस को ही चेंज कर देता है, जिससे वो उनकी हेल्थ को एब्सोल्यूट पीक पर लिमिट कर सकता है और वो इसी अप्रोच से उसे यूज भी कर सकता है। वो अपने हेल्थ पोटेंशियल को बिल्कुल पीक पर ले जा सकता है ताकि वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, उसकी रिकवरी तेज हो जाए, उसके रिफ्लेक्स तेज हो जाए। ओपस कहता है कि ये तो बस तुक्का लग गया होगा और अब वो पैनिक होकर और ज्यादा उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ विल बिल्कुल काम खड़ा था और वहां पर सारे अटैक को डॉज करता रहता है। और तो और उसके एक डैगर वो पकड़ भी लेता है और बाकी सारे जो अटैक आ रहे थे उन्हें वहीं पर डिफ्लेक्ट करता और जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इसी के साथ विल ने तो अभी लड़ाई शुरू की थी, वो बस एक ही अटैक के साथ इस फाइट को खत्म करना चाहता था और बाकी सारी ऑडियंस या जो भी स्टूडेंट्स थे वो ये देख रहे थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक हीलर इतने स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मेज के अटैक को रोक सकता है और तो ऑफेंसिव मैजिक यूज भी कर सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो अभी भी हीलिंग मैजिक को ही यूज कर रहा था, बस उसने वेरोनिका की बात को एक्सेप्ट किया और उसे ट्राई किया था। और ओपस बहुत ज्यादा पैनिक करता, गुस्सा करता और कहता है कि मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगा। और वो अपने डैगर्स को और बड़ा कर लेता है, जैसे उससे कोई फर्क पड़ेगा, तो वो उनके नंबर्स भी इंक्रीज कर लेता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सारे के सारे विल की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वो अभी भी वैसे ही ओरा फार्मिंग कर रहा था। वो सारे डैगर्स को डिफ्लेक्ट करता है, डॉज करता है या फिर मार कर नीचे गिरा देता है और एंड में वहां पर ओपस के पास कुछ नहीं बचता। लेकिन ओपस को लगता है कि अब भी वो यहाँ पर एक हॉट शॉट और वो सब कुछ कर सकता है, वो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, इसीलिए वो अपनी नाइफ का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब विल को ये बात तो समझ में आ जाती है कि ओपस से लड़ना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि उसके पास टैलेंट भी है और तो और उसकी अंडरस्टैंडिंग मैजिक को लेकर वो भी कमाल की है। वो इंसान घटिया है वो बात अलग है। उस बड़े से डैगर को विल की तरफ पॉइंट करते उसे स्पिन करता रहता और फिर पूरी पावर के साथ विल पर अटैक कर देता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद, इतनी पावर अक्यूमुलेट करने के बाद भी विल का कुछ नहीं बिगड़ता, वो बल्कि उसे भी रोकता है और उसके बाद डिफ्लेक्ट कर देता है। अब वो बड़ा सा चाकू जमीन में जाकर गड़ जाता है। ओपस बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता विल बिल्कुल उसके पीछे आ जाता और उसके हाथ में डैगर था
और उसे प्रॉमिस भी करता है कि मैं तुम्हें बाद में ठीक कर दूंगा, और सीधा उसे मारने के लिए वहां पर अब स्विंग करता है। लेकिन तभी बीच में वहां पर एक स्टोन वॉल आ जाती है जो कि टीचर ने वहां पर लेकर आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है और वो दोनों कहता है कि एक दूसरे से दूर हट जाओ। और ये डिफीट ओपस के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो पावरफुल है, वो नोबल फैमिली से, वो अमीर है, टैलेंटेड है, लेकिन उसके बाद भी वो एक हीलर से हार गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। लेकिन दूसरी तरफ विल बहुत ज्यादा खुश था कि उसे अब रेगुलर क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। अब ये बात सुनकर वो टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के बाद विल वहां से चला जाता और सोचता है कि कैसे उसने एक नए टाइप का ऑफेंसिव मैजिक बना लिया है। हालांकि वो रेगुलर ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो हीलिंग स्पेल्स को इस तरीके से यूज कर पाएगा। और ये नई टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि उसने सच में एक पावरफुल ऑफेंसिव मेज को हरा दिया था, थैंक्स टू वेरोनिका। अब टीचर आगे जाता और ओपस को हाथ देकर उठाता है, और वहां पर ओपस बहुत ज्यादा एम्बेरस था और कहता है कि टीचर, मेरे फादर को इसके बारे में कुछ मत बताना। और वो दोनों ही विल को लेकर बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अगला दिन होता है जहां पर अब विल नॉर्मल क्लासेस को अटेंड कर सकता है, और अब वो अटैक मैजिक को लेकर अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सकता है। अब टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है और सबसे पहले वो विल को एक लुक देता है कि तू यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। लेकिन विल यहाँ पर आकर नोटिस करता है कि अभी तक की क्लासेस बहुत ज्यादा बेसिक थी, क्योंकि एक होम रूम टीचर सारी क्लासेस को ही हैंडल करता। अब विल यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लास से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता है, और वो होती है मैजिकल टूल क्रिएशन आर्ट से, क्योंकि हीलर एकेडमी में भी एक ऐसा ही सिमिलर टॉपिक होता था। और आज का उनका लेसन है एक क्रिएशन को लेकर, जिसे कहते हैं आइस। और वहां पर टीचर उनको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देता है कि उन्हें वो सारे के सारे असेंबल करने और प्रोसेस करने हैं। और विल को याद आता है कि उसने पिछली लाइफ में कभी भी कोई भी हथियार नहीं बनाए थे, उसने सिर्फ और सिर्फ रिकवरी आइटम्स बनाए थे। लेकिन इस एकेडमी में एक खास बात है कि वो इन चीजों को सीख सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि वो ऑफेंस के लिए उसे यूज कर सके, अटैक के लिए यूज कर सके। विल को याद आता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी वेपन्स नहीं बनाए थे, वो सिर्फ रिकवरी आइटम्स बनाता था। लेकिन ऑफेंसिव एकेडमी में उसको फाइट के लिए वेपन्स बनाना सीखना ही पड़ेगा। इस काम के लिए डायनेमिक मैना यूज होता है, लेकिन जब कोई चीज क्रिएट होनी होती है तो मैना का नेचर ज्यादा मैटर नहीं करता है। इसी वजह से विल को अपने एक्स्ट्रा स्टैटिक मैना के साथ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब विल मटेरियल्स को देखता है तो उसे आइस गोलम के फ्रेगमेंट्स और पाउडर्ड फ्लेम ब्रांचेस मिलती हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए विल आइस फ्रेगमेंट को मिक्स करता है, लेकिन अचानक से एक फास्ट चेंज होने लगता है। विल बॉडी एनहेंसमेंट का यूज करता है और आइस फ्रेगमेंट को दूर फेंक देता है। वो छोटा सा फ्रेगमेंट डेटोनेट होता है और वहां पर एक आइस एक्सप्लोजन होता है और वहां आइस के स्पाइक्स बन जाते हैं। विल खुद भी ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन क्लास के लिए उसका ये छोटा सा स्टंट बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। इंस्ट्रक्टर विल को डांट देता है और सीधा बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रेड से पॉइंट कट कर रहा हूं। बाकी पुलिस ये देखकर हंसने लग जाते हैं, स्पेशली ओपस। इससे ये लगता है कि ओपस टीचर के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा है। विल की नेक्स्ट क्लास एक मैजिकल क्रीचर के बारे में होती है। उसे क्यूट सैलेमेंडर मिलता है। इंस्ट्रक्टर लो टियर स्टूडेंट्स को बोलता है कि ध्यान से सुनो। विल एक मैजिकल क्रीचर के इतने पास होता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। ये छोटा सा डेंजरस क्रीचर एक फायर कैनन ब्लास्ट कर देता है। विल उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सच में ये सब बस विल ने अपने दिमाग में इमेजिन किया था, ये असलियत में नहीं हुआ था। फिर भी इंस्ट्रक्टर का ध्यान उस पर जाता है और वो उससे उसका ट्रस्टी पॉट ले लेता है। अब चीजें विल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। विल समझने लगता है कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर उसे क्लास में तो बैठने दे रहा है, लेकिन हर क्लास में वो उसको टॉर्चर भी कर रहा है। इसका मतलब विल प्रॉपर्ली लर्न तो नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूर से एक और स्ट्रेंज स्टूडेंट उसे देख रहा होता है और उसे लगता है और उसे भी समझ में आता है कि विल के साथ क्या डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। लेकिन बुलिंग यहाँ पर रुकती नहीं है। विल को सिर्फ स्टूडेंट से नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर से भी आउट ऑफ सिलेबस और अजीब क्वेश्चंस मिल रहे थे। वो खुद को बचाने के लिए बस स्ट्रगल ही कर रहा था। उसके पॉइंट्स, उसके ग्रेड्स बिल्कुल जमीन में गाड़ दिए गए थे। क्लास के बाद भी उसको अपने रूम में बहुत सारा कचरा मिलता है। जब विल सुपरवाइजर को ये कंप्लेन करता है कि मेरे रूम में मेरे साथ ये हुआ है, तो सुपरवाइजर उल्टा उसको ही पनिश कर देता है।
और तो और बदले में वो विल का डिनर प्रिविलेज हटा देता है। मतलब विल को सारी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करनी, उसे सीखना भी है, उसे आगे भी बढ़ना है और उसके साथ साथ उसे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की बुलिंग को भी फेस करना है। विल अपने रूम में गिर जाता है और समझता है कि ये एकेडमी हेटर्स से भरी हुई है। जब उसने एक पॉजिटिव स्टेप आगे लिया था तभी उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, लेकिन विल ये भी समझता है कि उसकी करंट प्रोग्रेस उसके लिए बहुत बढ़िया है। वो नहीं चाहता था कि ये बुलीज उसको डिस्ट्रैक्ट करे और उसे रोक दे। सबसे अच्छी बात ये थी कि विल ने उनमें से एक बुली से फाइट की थी और उसे हरा दिया था। इससे विल को प्रूफ मिल गया था कि वो सच में एक अटैक मेज बन सकता है, जो वो हमेशा से बनना चाहता था। पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हुए विल को याद आता है कि उसको अपनी टेक्स्ट बुक मिल चुकी है। अब वो होमवर्क रिव्यू करता है और प्रॉपर्ली स्टडी करना शुरू कर देता है। अगले दिन आता है और विल शॉक रह जाता है कि वहां ना तो टीचर होता है ना कोई स्टूडेंट होता है। इंस्ट्रक्टर यूजुअली इसी टाइम पर आ जाता था, लेकिन विल के पास सिर्फ एक स्टूडेंट होता है, वो एक लड़की होती है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही सडन स्केड्यूल चेंज हुआ था उसकी खबर बस और बस दो लोगों को नहीं मिली थी, और ऑब्वियसली उन दोनों ही बच्चों से वो टीचर, वो इंस्ट्रक्टर और बाकी के सारे स्टूडेंट्स नफरत करते हैं। अब विल इरिटेट होकर उठता है और उस लड़की के पास जाता है बात करने के लिए। वो उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। विल बस ये जानना चाहता था कि क्या क्लासेस के स्केड्यूल रात को ही चेंज हो गए थे, और लगता है कि बात ऐसी ही कुछ थी। इंस्ट्रक्टर कुछ स्टूडेंट से नफरत करता था और उसमें वो लड़की भी एक थी। मतलब वो दोनों ही प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं और उस लड़की को लगता है कि दो बुलीड स्टूडेंट्स का एक साथ रहना काफी अच्छा आइडिया हो सकता है। वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती है। विल उसकी सैडनेस को फील कर पाता है, इसीलिए उसको खुशी से अपना हाथ देता है और बोलता है कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि विल उससे दोस्ती करना चाहता है। उसका नाम एरिका ग्लेन होता है। एरिका विल की नई एकेडमी में पहली दोस्त बनती है। एरिका को लगता है कि विल के साइड में कोई नहीं होता है, जो कि नॉर्मल बात है क्योंकि विल एक तो क्लासेस को लेट ज्वाइन करता है और दूसरी बात वो एक हीलर है। एरिका बताती है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि हीलर कितने ज्यादा कमजोर होते हैं, और ये सुनकर विल शॉक रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता था। एरिका खुद भी ऐसी लड़की जो फ्रेंड्स को लेकर शो ऑफ नहीं करती थी, चाहे वो एक ऑफेंसिव इमेज ही क्यों ना थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर विल समझ गया था कि स्वॉर्ड्स एकेडमी में हीलर्स के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ लोग हीलर्स को नीचा समझते हैं। ये बात सच है कि ऑफेंसिव इमेजेस फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हीलर सिर्फ पीछे बैठकर बात करते रहते हैं या फिर सिर्फ सेफ रहते हैं। विल लास्ट लाइफ में किंगडम का एक बहुत ही फेमस हीलर बन गया था। लोग उसकी वैल्यू समझते थे, उसे रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इस ऑफेंसिव एकेडमी में सब कुछ अलग है। यहाँ पर सब लोग उसे नीचा समझते हैं और अगर उसने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट नहीं की तो एकेडमी के बाद ये बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा और लोग उसे दबाते रहेंगे। एरिका विल से पूछते हैं कि उसे ऑफेंसिव एकेडमी में क्यों आना पड़ा। विल अपने थॉट्स को अरेंज करता और फिर बोलता है कि वो अपनी बॉर्न हीलर वाली रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो फ्रंट लाइन में जाना चाहता है और खुद फाइट करना चाहता है। उसकी बात सुनकर एरिका हिल जाती है, लेकिन विल क्लियर कर देता है कि उसके पास अपने पर्सनल रीजंस हैं। फिर एरिका अपनी बात बताती है। वो कंट्री साइड की एक छोटी सी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में कोई भी बेटा पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसके पेरेंट्स को लगता था कि उनकी ब्लड लाइन वहां पर खत्म हो जाएगी। तब एरिका ने खुद डिसाइड किया कि अगर वो एक पावरफुल अटैक मेज बन गई तो सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से वो फैमिली की हेड बन जाएगी। विल को एरिका का गोल समझ आता है, लेकिन एरिका की प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास मैजिक का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, उसके दोस्त भी नहीं थे और क्लास में उसको बुली भी किया जाता था। फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसका विल दोस्त बन गया था। वो मजाक में विल को अंडर अचीवर बोलती है और कहती है कि जब उसके ग्रेड्स लो होंगे तब विल उसको कंफर्ट करेगा। विल बेचारा हर जगह से रोस्ट हो रहा था, लेकिन एरिका ने बस ये जोक किया था और कुछ नहीं। फिर विल उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ज्यादा एक्सप्लेन किए बिना विल एरिका को एक अलग क्लासरूम में ले जाता है जहां पर असली क्लास चल रही थी। दोनों फाइनली रियल क्लास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वही प्रिडिक्टेबल इंस्ट्रक्टर दोबारा से उन्हें वही कहता है कि तुम लेट हो। विल सॉरी बोलता है क्योंकि उसे सडन क्लास चेंज का स्केड्यूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन ये बदतमीज टीचर बहुत जिद्दी था, इसीलिए वो उनको माफ नहीं करता है और विल को पनिश करने के लिए वो उससे एक सवाल पूछता है और कहता है कि ये डिसाइड करेगा कि तुम अंदर आओगे या फिर नहीं आओगे, और अगर तुमने इस सवाल का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हारे ग्रेड्स में से पॉइंट डिडक्ट कर लूंगा। और ये विल के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज थी क्योंकि एरिका को पहले से पता था कि विल ने
पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, इसलिए उसको लगता था कि विल को कुछ नहीं पता होगा। विल बोर्ड की तरफ देखता है और अपने माइंड में प्रॉब्लम को समझने लग जाता है। टीचर बोलता है कि अगर विल ने करेक्टली जवाब नहीं दिया तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ओपस भी वहां पर उसका मजाक उड़ाने लग जाता क्योंकि उसे लग रहा था कि विल यहाँ पर फेल होने वाला है। लेकिन विल फुल कंसंट्रेशन में होता है, वो चौक उठाता और बोर्ड पर जल्दी जल्दी लिखने लग जाता है। उसका हर एक वर्ड पूरी क्लास की अटेंशन खींच लेता है। लेकिन ओपस को अभी भी लग रहा था कि विल बस और बस शो ऑफ कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन सच में विल ने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन समझ ली थी। उसने बोर्ड पर मैजिक सर्कल को सही तरीके से कंप्लीट कर दिया था और मैजिक सर्कल ग्लो करने लग जाता है। विल ने सबकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी थी, पूरा रूम चुप हो गया था। उसके बाद इंस्ट्रक्टर भी, जो टीचर था, वो मजबूरी में मान लेता है कि विल का जवाब सही था। ये सुनकर ओपस शॉक हो जाता है और एरिका भी हैरान रह जाती है क्योंकि किसी को बिलीव नहीं होता है कि एक नया स्टूडेंट जिसने इतनी सारी क्लासेस मिस की थी वो आंसर को डिकोड कर पाया। उस अनोइंग क्लास के बाद एरिका तुरंत विल से पूछती है कि तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे। विल एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली इजी था क्योंकि उसने टेक्स्ट बुक में ये सब सीखा था। उसने टेक्स्ट बुक ऑलरेडी पढ़ ली थी, इसलिए उसको पता था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। एरिका सबसे ज्यादा इस बात पर शॉक थी कि विल ने पूरी बुक को एक ही रात में पढ़ लिया था। विल ने बुक पहली बार रीड की थी और फिर भी उसे इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। विल उस बुक को ऑफेंसिव मैजिक पर लिखी गई सबसे ग्रेटेस्ट बुक में से एक मानता है। उस बुक में बेसिक और एडवांस दोनों एप्लीकेशन लिखी हुई थी। हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी। विल खुद ही सब स्टडी कर सकता था, लेकिन अगर किसी के पास मैजिकल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उस टेक्स्ट बुक को बहुत ही टफ माना जाता है। विल की अच्छी बात यह थी कि वो हमेशा से थियोरेटिकल स्टडीज में स्ट्रांग था, इसीलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसने एक ही रात में ऑफेंसिव मैजिक के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था, जैसे वो कोई स्टोरी नॉवल पढ़ रहा हो। विल को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन एरिका थोड़ी सी डर गई थी। जिस बुक को विल ने एक रात में समझ लिया था वो एकेडमी की सबसे स्केरी बुक होती है। स्टूडेंट उसको टीचर के बिना समझ ही नहीं पाते थे। एरिका अब रिग्रेट करने लग जाती है कि उसने विल को एक फेलियर समझा था। अब उसको लगता है कि एक्चुअली लोएस्ट रैंक पर तो वो खुद है। वो नहीं चाहती कि विल उसको लोएस्ट रैंक पर छोड़कर चला जाए, लेकिन विल ये समझ जाता है कि वो क्या फील कर रही है और विल उसको कामली कहता है और अश्योर करता है कि तुम जहां पर भी स्ट्रगल करोगी वहां पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें समझाऊंगा। आखिर दोनों सेम क्लास के बेस्टीज बन चुके थे। एरिका एक बड़ी स्माइल देती है क्योंकि विल उसकी हेल्प करने वाला था। सच ये था कि विल यहाँ पर अपने गोल्स के लिए आया था, फ्रेंडशिप पावर को दिखाने के लिए नहीं आया था। लेकिन क्योंकि विल अकेला था उसको एरिका की हेल्प चाहिए थी, इसीलिए विल उसको बताता है कि उसको एरिका से एक फेवर चाहिए। नेक्स्ट क्लास जनरल ऑफेंसिव मैजिक की थी। ये वही क्लास थी जहां विल हमेशा फेल होता था और उसे पास नहीं कर पाता था और इसी वजह से वो बाकी क्लासेस तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एरिका को ये लग रहा था कि विल बहुत ही इजीली पास कर लेगा क्योंकि उसने पहले भी एक स्टूडेंट को फाइट में हरा दिया था। लेकिन रियलिटी अलग थी। विल एक्चुअली बाकी स्टूडेंट्स की तरह जनरल ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक स्मार्ट आइडिया था। उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको एरिका की हेल्प चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में जमा होते हैं। ऑफेंसिव मैजिक के दो टाइप होते हैं, जनरल मैजिक और यूनिक मैजिक। जनरल मैजिक वो होता है जिसके स्पेल्स प्रॉपर्ली फॉर्मूला के साथ बने होते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडेंट उन फॉर्मूलाज को सीख कर यूज कर सकता है। दूसरी तरफ होता है यूनिक मैजिक, एक पर्सन के अंदर से नेचुरली आता है, जैसे कि ओपस के पास यूनिक नाइफ क्रिएशन मैजिक है। एकेडमी के करिकुलम में दोनों टाइप के ऑफेंसिव मैजिक की क्लासेस होती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी पावर को इंप्रूव कर सके। यूनिक मैजिक में एक फिक्स्ड करेक्ट आंसर नहीं होता है, इसीलिए विल जैसा स्टूडेंट के लिए यूनिक मैजिक क्लास एक इजीएस्ट चांस होता है जहां वो अटेंड कर सकता है, सीख सकता है और अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जनरल ऑफेंसिव मैजिक में आती है। विल वहां अटका हुआ था और उसका टीचर ये बात अच्छी तरीके से जानता था। अब टीचर विल का हीलर होना यूज करता है और उसे टॉन्ट करता है। वो बोलता है कि विल थ्योरी में तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल में क्या करता है। अगर विल ये बेसिक मैजिक भी यूज नहीं कर पाया तो उसे ये क्लास फेल करनी ही पड़ेगी। टीचर बताता है कि असाइनमेंट पहले जैसा ही है, बस टारगेट पर एक मैजिक शॉट फायर करना है। फिर वो विल को नीचा दिखाता है और कहता है कि ये बहुत ही बेसिक टास्क है। अगर विल एकेडमी की इतनी बेसिक चीज नहीं कर पाता है तो ग्रेजुएट नहीं कर
कर पाएगा। टीचर अपने माइंड में ये याद करता है कि विल ने पहले हीलिंग मैजिक को ऑफेंसिव मैजिक की तरह यूज किया था। हीलिंग मैजिक बॉडी के जनरल स्टैट्स को इंप्रूव कर देती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल अलग थी क्योंकि विल ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं कर सकता था। टीचर बस ये चाहता था कि विल हार मान कर ही क्लास छोड़ दे, लेकिन विल कहीं जाने वाला नहीं था। वो सिचुएशन को देखकर स्माइल करता है। तब टीचर शॉक हो जाता है क्योंकि विल के हाथ में फ्लेम्स दिखने लग जाती हैं। टीचर को समझ नहीं आता कि ये लड़का ऐसे मैजिक कैसे कास्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये विल ने एक स्नीकी ट्रिक थी। विल का पूरा प्लान एरिका पर डिपेंड करता था। एरिका ने अपनी जनरल ऑफेंसिव मैजिक से एक फायरबॉल क्रिएट किया था, फिर विल ने उस फायरबॉल को सैलेमेंडर की टेल के अंदर छुपा दिया था। उसके बाद विल ने बहुत ही केयरफुली ऑटो हीलिंग का यूज किया था ताकि फ्लेम्स को कंट्रोल कर सके, अपने हाथ के अंदर हाइड कर सके। सिंपल वर्ड्स में विल लगातार अपने हाथ को हील कर रहा था, इसलिए फायर उसको हर्ट नहीं कर रही थी और फायर बहुत ज्यादा कम थी। ये एक तरह की इन्फिनिट हीलिंग जैसी ट्रिक थी। एरिका को पहले उसका प्लान थोड़ा डाउटफुल लगा था। वो सोच रही थी कि विल कैसा अजीब इंसान है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक टाइम पर विल मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट हीलर रह चुका है। फिर विल अपनी हीलिंग मैजिक पावर को रोक देता है बिल्कुल उस मोमेंट पर जब वो अपना हाथ ओपन करता है। इससे सबको ऐसा लगता है कि विल ने अपने हाथ में फायरबॉल क्रिएट किया था। अब इजी पार्ट आता है कि विल फायरबॉल को टारगेट की तरफ शूट करता है और फायरबॉल सीधा टारगेट के सेंटर पर लगता है। परफेक्ट बुल्सआई। इंस्ट्रक्टर वहां पर पत्ते की तरह कांपने लग जाता है। विल ने उसको फिर से एक और बार हम्बल कर दिया था। इल्यूजन इतना ज्यादा परफेक्ट था कि टीचर को सच में लगा था कि विल ने ऑफेंसिव मैजिक कास्ट किया है। इस वजह से विल को तुरंत पासिंग ग्रेड मिल जाते हैं। एरिका क्लैप करती है और बाकी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रह जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ओपस को। क्लास के बाद ओपस टीचर के पास जाता है और जवाब मांगता है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से विल को जनरल ऑफेंसिव मैजिक इतनी जल्दी सीखने में बहुत मुश्किल होनी चाहिए थी और वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। ओपस का ईगो ऑलरेडी हर्ट हो चुका था क्योंकि वो विल को हर बार हराना चाहता था, लेकिन वो खुद हार जाता था और अब उसके हिसाब से हीलर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ओपस इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने फादर से कंप्लेन करने की धमकी देता है ताकि पूरी क्लास तक ये प्रॉब्लम पहुंच जाए। टीचर भी ओपस की फोर्सफुल बात को देखकर शॉक रह जाता है। फिर वो प्राउड नोबल ओपस वहां से जाने लगता है और जाते जाते उस इंस्ट्रक्टर और टीचर को कह कर जाता है कि कुछ भी करो लेकिन इस हीलर को मेरी क्लास से निकालो। अब ये बेकार टीचर अब फंस गया था क्योंकि अगर वो रूल्स को तोड़ता है तो उसके पकड़े जाने का रिस्क था, लेकिन प्रॉब्लम यह भी थी कि उसने एकेडमी में जॉब पाने के लिए बहुत टाइम लगाया था, इसलिए वो अपनी जॉब को खोना भी नहीं चाहता था। रिस्क सोचने के बाद इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि उसके लिए गैम्बल करना ही बेटर रहेगा। वो हीलर को एकेडमी से हटा देना चाहता था क्योंकि विल अब एकेडमी में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। टीचर का 15 साल के स्टूडेंट के साथ एक फुल पर्सनल दुश्मनी वाला सीन हो गया था। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद एक्शन लेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड वाली क्लासेस के बाद इंस्ट्रक्टर विल को अकेला बुला लेता है। टीचर विल को थ्रेटन करता है, लेकिन विल उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है कि टीचर मेरी तारीफ कर रहा है। विल को समझ ही नहीं आता कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अब इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वो विल का कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता है, स्पेशली क्योंकि विल ने एकेडमी में आने के बाद बहुत सारी क्लासेस मिस की थी। लेकिन ये विल की गलती थी भी नहीं क्योंकि इसी टीचर ने विल को ये कहा था कि वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। अब विल वापस जवाब देता है कि उसने अपने फ्रेंड्स और सेल्फ स्टडी से सारा मटेरियल ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन टीचर बिल्कुल टायरेंट की तरह उसके पीछे ही पड़ जाता है। उसको विल की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या जस्टिफिकेशन दी। उसको लगता है कि विल के लिए एक नया लेसन जरूरी है और क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है तो वो लेसन को या फिर लेसन के कंटेंट को भी खुद डिसाइड करेगा। इसलिए अब वो दोनों एक प्रॉपर मॉक बैटल लड़ेंगे। मतलब एक नए स्टूडेंट को जो ऑफेंसिव मैजिक ढंग से जानता भी नहीं है, उसे एक टीचर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। विल को ये सस्पिशियस लगता है कि बिना किसी रीजन के वो टीचर को फाइट क्यों करेगा, और टीचर को भी पता होता है कि अनफेयर है, लेकिन तब भी वो ये करता है। इसीलिए वो विल को एक एडवांटेज देता है कि अगर वो टीचर पर एक भी अटैक लैंड कर पाता है तो इस मिनी मॉक बैटल या फिर मिनी एग्जाम का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब टीचर को लग
रहा था कि मैं उसे ये एडवांटेज दे दूंगा तो विल को मुझसे फाइट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद मैं उसे ह्यूमिलिएट कर दूंगा। लेकिन टीचर ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ये सोचा ही नहीं कि वो भी हार सकता है। विल अपने थॉट्स में सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, फिर वो डुअल की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। टीचर को ये देखकर मजा आता है और फाइट तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इंस्ट्रक्टर ग्राउंड से अर्थ स्पेल यूज करता है। लकीली विल को अपने टीचर के फाइटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। विल जानता था कि टीचर अर्थ मैजिक में स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो पहले अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वही अटैक फिर शेप बदलकर विल को दोबारा डॉज करना पड़ रहा था। विल पर लगातार बहुत सारे हिट्स आ रहे थे, लेकिन वो प्रॉपरली बच रहा था। टीचर उसका मजाक बनाता है कि विल बस डॉज ही करता रहेगा या कुछ और भी करेगा, लेकिन विल की रियल प्रॉब्लम टीचर की अनोइंग अर्थ मैजिक तो थी ही, जिसे टीचर बार बार नॉन स्टॉप यूज कर सकता था। ऊपर से उसके अटैक्स की रेंज भी बहुत ज्यादा थी, जो कि ओपस से बिल्कुल अलग थी। टीचर अभी रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं था। हर हिट के साथ वो फास्ट और भी ज्यादा शार्प हो रहा था। विल डिस्टेंस कम करने की कोशिश करता है और टीचर की तरफ भागता है। टीचर फिर अपने अर्थ मैजिक यूज करता है। वो दोनों साइड से एक बड़ी सी अर्थ वॉल ले आता है और फिर उन्हें क्लोज करने लग जाता है, जैसे विल को एक सैंडविच की तरह बीच में कुचल देगा। ये मूव विल के लिए बिल्कुल एंड जैसा लगता है, लेकिन टीचर तब शॉक रह जाता है जब वो ऊपर आसमान में विल को देखता है और उसके हाथ में एक डैगर देखता है। ये विल के पास एक ही चांस था। विल डैगर से स्ट्राइक करता है और टीचर के सीधा सर पर अटैक करता है और वो अटैक लैंड भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर ने एक ड्यूरेबल आर्मर बना लिया था जिसने हिट ब्लॉक कर दिया था। विल फोर्सफुली टीचर के नेक्स्ट अटैक से बचता है, डिस्टेंस बनाता है। टीचर विल को पैथेटिक बोलता है और अपना पावरफुल आयरन क्लैड आर्मर रिवील करता है। और विल को ये आर्मर तो ठीक लगता है, लेकिन उसका नाम बहुत क्रिंज लगता है। टीचर विल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम जनरल ऑफेंसिव मैजिक की इमिटेशन यूज कर रहे हो। वो विल को नीचा दिखाता है, उसको इंसल्ट करता है और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। टीचर बोलता है कि विल का अटैक मेज बनने का आइडिया ही बेकार है, लेकिन विल बहुत ही कामली टीचर को ये याद दिलाता है कि हीलिंग मैजिक की वजह से उसने ह्यूमन बॉडी को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। विल समझाता है कि ज्यादातर ह्यूमंस अपनी फुल स्ट्रेंथ को रोक कर रखते हैं ताकि वो खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचा दे। ह्यूमन बॉडी अपनी फुल पावर को इजीली हैंडल नहीं कर सकती। अगर कोई अपनी लिमिट से आगे चला जाता है तो उसकी बॉडी टूटने लग जाती है। इंस्ट्रक्टर इस बात को अपनी इंसल्ट समझता है क्योंकि उसको लगता है कि विल उसे लेक्चर दे रहा है, लेकिन विल का पॉइंट बिल्कुल सिंपल था। अगर कोई ह्यूमन बॉडी का लिमिटर हटा दे तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है और अपनी पावर को निकाल सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ये होती है कि उसकी बॉडी डैमेज हो सकती है। लेकिन विल के लिए अच्छी बात ये थी कि वो एक हीलर था, इसीलिए वो अपनी बॉडी को तोड़ने के बाद भी हील कर सकता है। विल अपने आर्म्स को शैटर होने के रिस्क के साथ भी रेडी था। विल की ये डिटर्मिनेशन देखकर इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा हैरान रह जाता है और विल बहुत ही कामली अपने टीचर की तरफ वॉक करता है। टीचर अभी भी सोच रहा होता है कि उसका क्रिंज आर्मर विल के अटैक से उसे सेफ रखेगा और उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। विल अपनी फिस्ट से टीचर के आर्मर को तोड़ देता है। टीचर जोर से चिल्लाता है क्योंकि विल ने सिर्फ आर्मर ही नहीं तोड़ा था बल्कि उसका चेहरा भी तोड़ दिया था, जो कि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। विल टीचर को याद दिलाता है कि किसी स्टूडेंट की डेस्टिनी को डिसाइड करना टीचर का काम नहीं होता है। इस मोमेंट पर विल को फिर वेरोनिका की गाइडेंस याद आती है। वेरोनिका ही वो रीजन थी जिसकी वजह से विल अपनी हीलिंग मैजिक से इतनी डेंजर स्ट्रेंथ अनलॉक कर पाया था। विल समझ जाता है कि वो अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन जब वो अपने थॉट्स में लॉस्ट था तब इंस्ट्रक्टर चुपके से एक और अर्थ कॉलम से उस पर अटैक कर देता है। लकीली विल उसे डॉज कर लेता है, लेकिन टीचर का गुस्सा बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। विल को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीचर इतनी स्नीकी ट्रिक उस पर यूज करेगा, स्पेशली जब वो पहले से ही टेस्ट की कंडीशन को पास कर चुका है। इंस्ट्रक्टर फिर बकवास बोलता है कि वहां कोई विटनेस नहीं था, इसीलिए कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता है कि विल ने उस पर कोई अटैक लैंड किया था। इसका मतलब टेक्निकली एक हीलिंग मेज ने कभी उसको हराया ही नहीं था। टीचर एक हीलर के साथ अपनी डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए विल पर और ज्यादा अर्थ स्पेल बरसा देता है। विल अब इस टीचर के मैं ही रूल वाला जो एटीट्यूड है उससे परेशान होने लग जाता है, लेकिन क्योंकि विल ऑलरेडी अपने लिमिटर्स रिमूव कर चुका था, वो रॉकेट स्पीड से
मूव करता था और दोबारा से टीचर के पास पहुंच जाता है और इंस्ट्रक्टर उसकी स्पीड को समझ भी नहीं पाता है। विल अपनी हैवी फिस्ट चेंज करता है और टीचर को स्ट्राइक करने के लिए तैयार था और टीचर का जो क्रिंज आर्मर था वो भी इस टाइम पर ढंग से अपीयर नहीं होता है, लेकिन फिर वो पंच रुक जाता है। टीचर के फेस पर लगने से बिल्कुल पहले वो रुकता है। ऐसा लगता है जैसे टाइम का फ्लो बिल्कुल रुक गया हो। फिर विल का पंच टीचर के चेहरे पर लगता है और टीचर को बहुत ज्यादा पेन फील होता है और ये स्लो पंच उसके लिए लास्ट अटैक से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग और पेनफुल होता है। इस बार वो ना तो भाग पाता है ना प्रॉपरली चिल्ला पाता है। सीन फनी भी लगता है कि एक स्टूडेंट जानबूझकर अपने पंच को स्लो कर रहा है और फिर मार रहा है, क्योंकि एक ही पंच इतना स्लो लग रहा था जैसे उसमें बहुत सारे पैनल्स लग गए हों। फाइनली विल एक्चुअल फोर्स का यूज करता है और टीचर को जोर से उड़ा देता है। टीचर ग्राउंड पर क्रैश कर जाता है। इस पूरे टाइम पर विल अपनी हीलिंग ट्रिक्स में से एक और ट्रिक यूज कर रहा था। विल टीचर को रियलिटी में वेलकम करता है और एक्सप्लेन करता है कि रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक मोमेंट ही गुजरा था। विल अपने टीचर की तरह नहीं होता है जो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए विल प्रॉपरली बताता है कि क्या हुआ था। जब विल का पंच कनेक्ट हुआ था तब उसने इल्यूजन एनहेंसमेंट स्पेल एक्टिवेट किया था। ये स्पेल नॉर्मली उन लोगों के लिए होता है जिनके सेंसेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं, जैसे आई साइट वीक है या कुछ और वीक है, लेकिन रिसेंटली विल ने इस स्पेल को कॉम्बैट में यूज किया था ताकि वो अपनी स्पीड और रिएक्शन टाइम को बढ़ा सके। विल इस स्पेल को ओपोनेंट पर भी एक्टिवेट कर सकता है। इससे ओपोनेंट की सेंसेस हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं और ओपोनेंट को लगता है कि 1 सेकंड एक्चुअली में 100 सेकंड के बराबर है, इसलिए अटैक उनको ज्यादा स्लो, पेनफुल और टॉर्चरस फील होता है। फिर विल अपने टीचर को एक स्वीट स्माइल देता है और जो सवाल पूछता है, वो पूछता है कि क्या अब वो क्लास पास कर सकता है। अब वो स्नोबे इंस्ट्रक्टर जवाब नहीं दे पाता है। उससे पहले विल उसके शोल्डर्स पकड़ लेता है और एक बहुत ही थ्रेटनिंग वे में उसको याद दिलाता है कि वो टीचर के हीलर के अगेंस्ट ये वाले डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से मिटा देगा। वही हार्मलेस हीलर अब डीमन किंग की तरह लग रहा था। विल क्लियरली उसे बोलता है कि उसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गोल है कि उसे इन क्लासेस को एंजॉय करना है। इसका मतलब अगर टीचर ने या फिर तुम्हारे उन घटिया स्टूडेंट्स ने दोबारा से मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो टीचर के लिए चीजें बहुत ही गलत हो जाएंगी। विल एक ब्राइट स्माइल के साथ अपनी बात खत्म करता है और उनका एनकाउंटर वहीं पर खत्म होता है और विल वहां से चला जाता है। और उसी शाम को वो इंस्ट्रक्टर पैनिक में यहाँ वहां घूम रहा होता है। वो सोचता है कि उसने किस टाइप के मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है। पहले वो ये मानता था कि हीलिंग मेज बहुत ज्यादा वीक होते हैं और फ्रंट लाइन पर जो अटैक मेज लड़ने के लिए जाते हैं उनके पास ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, लेकिन विल अलग था। उसके पास टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल्स थी और डेंजरस किलिंग इंटेंट भी थी। कोइंसिडेंटली इंस्ट्रक्टर से वहां पर वो ब्लॉन्ड लड़का मिलता है, ऑफिलस। ओपस उससे पूछता है और बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होता है कि ट्रेनिंग सेशन में क्या रहा। वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विल की बुरी हालत हो गई होगी, लेकिन टीचर उसको कुत्ते की तरह चुप करवा देता है कि चुप बैठ। और उस नेपो बेबी की वो बकबक उसे परेशान कर रही थी। वो उसे वार्न करता है कि बिल्कुल भी और कभी भी विल के अगेंस्ट में इन्वॉल्व मत रहना। और इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि ये सबकी भलाई के लिए होगा। उनकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि विल बस एक नॉर्मल हीलिंग मेज है। अब ओपस ये एडवाइस सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या। वो दोबारा से अपने फादर के नाम से थ्रेट देने लग जाता है, लेकिन इस बार इंस्ट्रक्टर उसकी बिल्कुल नहीं सुनता है। वो कहता है कि तुझे जो करना है कर, तुझे अपने बाप को बताना है, जितनी कंप्लेन करनी है वो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सच बात ये थी कि अगर वो अपने बाप के इन्फ्लुएंस से अभी तक विल को हटा सकता तो हटा देता। विल को यहां से हटाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद उसे यहां पर एडमिशन दिया है और उसे यह भी पता था कि ओमन फैमिली ओपस के कमांड पर नहीं चलती है। लेकिन एक बात पक्की थी कि अगर वो लोग ऐसे ही इस नए लड़के के साथ पंगे लेते रहे तो विल उनकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओपस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता और उसे यकीन ही नहीं होता कि सिचुएशन इतनी बुरी डायरेक्शन में जा चुकी है। उसके जबरदस्त बीट डाउन के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लास अभी भी खत्म हुई होती है। विल रिलैक्स कर रहा होता है क्योंकि अब वो क्लियरली फील कर सकता था कि वो ब्लॉन्ड नोबल ओपस उसके आसपास नहीं रहता, ना उसे टोंट मारता है, ना ही कोई ट्रिक प्ले कर रहा है, ना कोई कमेंट पास कर रहा है। इसी वजह से विल फाइनली अपनी क्लासेस पर फोकस कर पाता है। लेकिन विल अपनी करंट कंडीशन से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था। उसका अल्टीमेट गोल अभी भी ये है कि वो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है
और जो डार्क फेट उसने देखा था जो ह्यूमैनिटी के साथ होता है उससे भी बचाना चाहता है, फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ना चाहता है। हाँ, उसकी हीलिंग मैजिक से उसकी बॉडी एनहेंसमेंट में हेल्प हुई है, लेकिन अभी विल बस बेसिक स्ट्रेंथ अटैक्स तक ही लिमिटेड है। सेंसरी एनहेंसमेंट इल्यूजन के लिए उसके अभी भी बहुत ज्यादा टाइम और काम बचा हुआ है, और वो नॉर्मल ऑफेंसिव मैजिक फाइटिंग स्टाइल के अगेंस्ट में काफी वीक है। विल समझ जाता है कि उसको एक बिल्कुल नया ही फाइटिंग स्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी वो बाकी स्ट्रॉन्ग मेजेस के लेवल तक पहुंच पाएगा। ये थॉट प्रोसेस वो असिस्टेंट प्रोफेसर वेरोनिका को बताता है और फिर उससे उसकी गाइडेंस मांगता है।